गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले के साथ साक्षात्कार के जो अंश दिए हैं इस पाठ में उसे आज हम पढ़ेंगे। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ हम पढ़ रहे हैं। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। इस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। धनराज बोलते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा था। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी इसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत मेरी नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगता था। लेकिन मुझे वह तब मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। मुझे धैर्यपूर्वक उनका इंतज़ार करना होता था। मुझे पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे की तरह। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। मतलब मैं जूझ पड़ता था, लड़ने लगता था। मतलब खेल को भी मैं बहुत जुझारू तरीके से खेलता था और खेल के मैदान के बाहर भी मैं भी जुझारू प्रवृत्ति का था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में चुन लिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांध कर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलाया जरूर जाएगा, पर नहीं बुलाया गया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, उन्हें बहुत इस बात का दुख हुआ। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज बोलते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को एक बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी माँ ने बहुत संघर्षपूर्वक मुझे पढ़ाया, पालन पोषण किया। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, कई कारण हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रुका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। मुझे आसानी से कुछ भी नहीं मिला, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता पूछती है आगे कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में हूँ या विदेश में रहूँ, रोज़ रात को सोने से पहले मैं माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने के लिए सीख दिया है। मेरी सबसे बड़ी भाभी
कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। आगे विनीता पूछती है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज बताते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास पर तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने सन 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकिबम करवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, मतलब तरीके बता रहे थे कि किस तरह से कृत्रिम घास में खेला जाता है। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता आगे पूछती है, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास पहली कार कब आई? तब धनराज बताते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। आगे का पाठ हम